फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं अपन लेक्चर नंबर 17। तो 16 में हमने काइनेमेटिक स्टार्ट करी थी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और उसमें हमने पढ़ा था जो हमारे टाइप ऑफ फ्लो थे उसके बारे में देख रहे थे। तो हम 8 देख चुके थे। तो 8 के बाद में 7 देखे थे हमने, ठीक है। तो 8th जो है हमारा वो है रोटेशनल फ्लो। 8th फ्लो कौन सा है वो लिखेंगे आप, रोटेशनल फ्लो। ये कौन सा फ्लो होता है रोटेशनल? तो देखिए रोटेशनल फ्लो कौन सा होता है। अपने क्या है, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है। अब इस तरह से मान लीजिए कोई पानी सामने बह रहा है, ठीक है, तो वो पानी स्ट्रेट बह रहा है, फिर भी अपन उसको रोटेशनल कह सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है पानी गोल गोल घूम रहा है, उसको रोटेशनल नहीं कह रहे अपन। तो क्या होता है कि रोटेशनल से हमारे माइंड में पिक्चर आती है कि कोई पानी जो रोटेट कर रहा है वो रोटेशनल फ्लो है, और अगर लिक्विड रोटेट नहीं कर रहा तो इरोटेशनल। जैसे हमारे जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं तो उसमें पानी क्या यूं इस तरह से, जो भी आप बनाते हो शेक बनाते हो, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। और मिक्सर ग्राइंडर छोड़ो, बाल्टी में जो है पानी भरा हुआ है हमारे, और उस बाल्टी मैंने हाथ दिया, हाथ दे करके मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। भाई अपन क्या करते हैं, जो हमारा डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट को हम डालते हैं पानी में कपड़े धोने के लिए, और डालने के बाद में आप क्या करते हो, उसको हाथ से यूं घुमाते हो, बाल्टी को घुमाते हैं, बाल्टी के अंदर पानी को, तो वो भी तो गोल गोल घूम रहा है, वो भी गोल गोल घूम रहा है। तब भी अब वो जो है हमारा गोल गोल घूमा, तो हमारे माइंड में आता है कि वो रोटेशनल फ्लो है, ठीक है। और अगर पानी को हमने बाल्टी को सीधा फेंक दिया पानी को, और वो पानी सीधे बह रहा है, वो रोटेशनल नहीं है, वो इरोटेशनल है। यही बात तो आती है हमारे माइंड में, जबकि ऐसा नहीं है। आप बता ही नहीं सकते देख करके कि फ्लो हमारा रोटेशनल या इरोटेशनल है। क्यों नहीं बता सकते? अब देखिए भाई, हमारी जो जैसे हमारे दो मूवमेंट होते हैं, किसके? अर्थ के दो मूवमेंट कैसे होते हैं? देखो, एक तो अर्थ जो है हमारा सन यहां पर है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ ऐसे घूमती है खुद की एक्सिस के सापेक्ष, एक चक्कर काट दिया तो दिन रात हो गए। फिर घूमती घूमती वो आगे चली गई, फिर उसने एक चक्कर काटा, दूसरा दिन एक चक्कर, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, ऐसे पूरे 365 दिन में वो पूरा पूरा ये वाला राउंड कंप्लीट कर पाती। ये राउंड कब कंप्लीट कर पाती? 365 डेज में, ठीक है, या फिर 364 डेज में, तो 366 डेज में। तो 365 दिन, 366 दिन, भाई 28 फरवरी 29 फरवरी जो रहता है हिसाब किताब, तो 365 दिन में वो ये वाला राउंड कंप्लीट कर रही है। और खुद की एक्सिस के सापेक्ष में जो राउंड कंप्लीट कर रही है वो कर रही है एक दिन के अंदर। तो जो खुद की एक्सिस के सापेक्ष में, खुद के मास के सापेक्ष में जो रोटेशन है, उस वो वाले रोटेशन को हमको केवल देखना है किसमें? फ्लूइड फ्लो के अंदर, ठीक है। तो दो तरह से रोटेट हो सकती है चीज। अब या तो ऐसा होता कि पृथ्वी जो है ना हमारी खुद की एक्सिस के सापेक्ष रोटेट नहीं करती, वो ऐसे थी और यूं की यूं घूम गई। इसका मतलब दिन रात होता ही नहीं। होता दिन रात तो कैसे होता? 365 का आधा लगा लो आप, लगभग नहीं तो 182 दिन या 183 दिन में जाकर के तो दिन होता। 183 दिन का तो दिन होता, 183 दिन की रात होती। ऐसा ही तो होता, क्योंकि वो पृथ्वी तो यूं की यूं गई सूर्य के चारों तरफ। जब तक सामने था उसका पार्ट, हाफ डेज 183 डेज दिन, और बैक 183 डेज नाइट। तो क्या है, दो तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। एक तो ये वाला जो मैंने बताया आपको 183 वाला, एक वो खुद की एक्सिस के सापेक्ष। तो यहां पर हमें जो रोटेशनल वाला मतलब है केवल किससे है? खुद की एक्सिस के सापेक्ष में। कि पानी जो है, पानी में बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये देखो ऐसे पानी बह रहा है और अपन ऊपर से देख रहे हैं, तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल सीधा बह रहे हैं, ठीक है, सीधा बह रहे हैं पार्टिकल। जैसे था इसका, मान लो ये इसका सिरा है, तो ये इस डायरेक्शन में था, यहां पे देखा तब भी इस डायरेक्शन में, तो सीधे बह रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इरोटेशनल। और पानी बह तो सीधा रहा है, लेकिन उसके जो पार्टिकल है ना वो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते बह रहे हैं आगे। समझ रहे हो? जो पृथ्वी वाला जो मोशन था, मतलब कैसे घूम रहे हैं पार्टिकल? ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आगे बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेट फ्लो है, लेकिन कैसे घूम रहे हैं? खुद की एक्सिस के सापेक्ष। तो इंडिविजुअल जो पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस के सापेक्ष घूमता घूमता आगे चल रहा है। तो इस फ्लो को अपन बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। तो देखो, देखने पे तो अपन को क्या लगेगा? स्ट्रेट फ्लो है, क्योंकि आपको थोड़ी ना दिख रहा पार्टिकल कि पार्टिकल गोल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। आपको नहीं दिख रहा पार्टिकल, आपको तो बस पूरा पूरा मास दिख रहा है कि मास बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो ये हमारा जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है वो रोटेशनल फ्लो है। और मान लीजिए अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है और सीधा सीधा बह रहा है तो उसको बोलेंगे इरोटेशनल। अब देखो दूसरी बात, मैंने ये बाल्टी थी, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये बाल्टी का सेंटर है, तो मैं उसको हाथ से घुमा रहा हूँ पानी को हाथ से घुमाया, तो मान लो ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। बात क्लियर है? पार्टिकल ये वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट ए है, ये पीछे वाला पॉइंट बी है। तो मैं जब इस पानी को घुमा रहा हूं तो पार्टिकल भी घूमेगा। पार्टिकल देखो घूम करके यहां पहुंच गया, तो यहां पर भी इसका ये वाला पॉइंट ए, ये बी, यहां पहुंचा तब भी ए बी। इसका मतलब ये अपनी एक्सिस के सापेक्ष में नहीं घूम रहा,
बस वो गोल गोल घूम रहा है लेकिन खुद की एक्सिस के सापेक्ष में नहीं घूम रहा है। तो अगर आप इसको फिजिकली देखोगे तो कह दोगे रोटेशनल है, क्यों? क्योंकि पानी गोल गोल घूम रहा है, जबकि एक्चुअल में ये रोटेशनल नहीं है। एक्चुअल में क्या है? ये इरोटेशनल। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अपनी एक्सिस के सापेक्ष में रोटेट नहीं कर रहा है। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर है। रोटेशनल फ्लो कौन सा होता है? ये लिक्विड का वो फ्लो होता है जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी मास एक्सिस या अपनी खुद की एक्सिस के सापेक्ष में रोटेट करते हैं। तो रोटेशनल नहीं करते हैं, तो इरोटेशनल। एग्जांपल क्या है इसका? जैसे हमारे मिक्सर ग्राइंडर हुआ, जो भी जूसर वगैरह रहते हैं ना, उसमें क्या एक फोर्स लगता है, आप नीचे ब्लेड्स लगे रहते हैं गोल गोल, तो वो ब्लेड से उसको आप मान लो शेक बना रहे हो, तो ब्लेड से क्या होता है? पूरा पूरा गोल गोल घूमता है, तो एक्सटर्नल शेक की सहायता से उसको घुमा रहा है, तो वो हमारा होता है रोटेशनल फ्लो। ठीक है, जो भी मिक्सर ग्राइंडर जूसर उन सब में क्या होता है? हमारा रोटेशनल। तो रोटेटिंग जो कंटेनर होता है, रोटेटिंग कंटेनर में कौन सा फ्लो होगा हमारा? हमेशा रोटेटिंग कंटेनर के अंदर होगा हमारा कौन सा फ्लो? ये रोटेशनल फ्लो। और जो अगर हम बात करते हैं वॉश बेसिन, तो वॉश बेसिन हमारी गोल होती है। ऐसे मान लो आपने हाथ धोया, टैप खोल के हाथ धोया, तो पानी यूं उस वॉश बेसिन में क्या हुआ? यूं गया गोलाई से, और गोलाई से फिर उस छेद के अंदर चला गया सिंक में, और सिंक में जाकर के अब जो पाइप की कंडीशन सोचो, उस पाइप में पानी कैसे जा रहा है? उस पाइप में पानी ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है। तो पानी घूमता हुआ तो जा रहा है, लेकिन उसके पार्टिकल्स खुद की एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहे। वो हमारा कौन सा है? फ्लो इन वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन में होता है हमारा इररोटेशनल फ्लो। तो यही एग्जांपल पे क्वेश्चन बनते हैं अपने कि रोटेटिंग कंटेनर में कौन सा फ्लो होता है? रोटेशनल, इरोटेशनल, रोटेशनल। वॉश बेसिन में कैसा होता है? इररोटेशनल। तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अपन लिखते हैं पहले रोटेशनल और इरोटेशनल के बारे में, इन दोनों के बारे में लिख लेते हैं अपन। रोटेशनल फ्लो यह है फ्लूइड का वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लूइड फ्लो इन रोटेटिंग कंटेनर। नाइन्थ है इररोटेशनल फ्लो। ये कौन सा होता है भाई? तो इरोटेशनल मैं तो आपको इसी में लिखवाऊंगा। मैं 2 बार क्यों लिखूं भाई? क्योंकि मेरे पास तो सुविधा है। देखो, आपका टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज मैं उसको लिखूंगा तो आप लोगों का टाइम वो लिखने पे आप स्किप भी करोगे। तो आप इसको उतारो 8th को, मैं इसी में फिर 9th लिख दूंगा। 8th उतारो, आप इसको उतार लो, फिर मैं 9th लिखता हूँ। 9th कौन सा है हमारा? वो है इरोटेशनल फ्लो। यह फ्लूइड का वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करते हैं, रोटेट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लूइड फ्लो इन वॉश बेसिन। ठीक है, फ्लूइड फ्लो इन वॉश बेसिन। अब आती बात नेक्स्ट फ्लो, वो है हमारा कौन सा फ्लो? वो है लेमिनार फ्लो। ये कौन सा होता है? लेमिनार फ्लो की बात करते हैं। लेमिना, नाम में ही है लेमिना। लेमिना का मतलब क्या होता है? लेमिना का मतलब होता है परत, लेयर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न का एक फिक्स्ड मैनर में लिक्विड का फ्लो होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं एक लेयर में, एक पैटर्न के रूप में बहते हैं। एक पैटर्न में एक लेयर के रूप में बहते हैं। लेयर मतलब जैसे आपने हनी, शहद, शहद को आप डालोगे तो ऐसे लेयर बन जाती है, तो वो तो अपन को दिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, गाढ़ा है। लेकिन पानी भी ऐसे ही बहता है एक्चुअल में। पानी ऐसा होता है कई जगह, पानी भी कैसे बह रहा है? लेयर के रूप में। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे बह रहा है पानी लेयर्स के रूप में। तो जब एक पर्टिकुलर मैनर में, मैनर मतलब तरीके, पर्टिकुलर तरीके से लेयर्स के रूप में बहता है लिक्विड, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो। ठीक है,
और ये जनरली ऐसे फ्लो को अपन विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है, उनमें तो लेमिनार फ्लो होता ही है, तो लेमिनार फ्लो को अपन विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। ये अपनी यूनिट भी रहेगी, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये अपनी यूनिट रहेगी, यूनिट नंबर 7th या फिर यूनिट नंबर 9th रहेगी, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। वहाँ पर आप पढ़ोगे बाकायदा कि लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं। तो अपन वहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ों को अलग अलग बताऊंगा, लेमिनार टर्बुलेंट। यहाँ पर तो केवल अपन नाम लिख रहे हैं, वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो में अपन किस तरह से प्रेशर मेजर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब कुछ वहीं देखेंगे। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है भाई कि ये फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें पार्टिकल्स एक निश्चित पैटर्न में लेमिना मतलब लेयर्स के रूप में फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। इसको अपन विस्कस फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे टर्बुलेंट फ्लो, विशुद्ध प्रवाह। तो टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है? ये होता है बेतरतीब तरीके से बह रहे हैं। अब इसमें कोई पर्टिकुलर मैनर में नहीं है। देखो भाई, अब आप इसको क्या समझोगे, मेरे पास 50 बच्चे थे, तो 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सामने, मेरे को यहां से उनको भेजना है पैदल पैदल 1 किलोमीटर। तो क्या हुआ कि जो बच्चे हैं, मैंने बोला भाई 5 लाइन बना लो, 5 लाइन बना ली, 10-10 बच्चे की, 10-10-10-10-10। अब चलो भाई आराम से दोनों सब बच्चे अपने बीच में 1-1 फीट का गैप मेंटेन कर लो, या 2-2 फीट का गैप मेंटेन कर लो। सब ने भाई ऐसे हाथ लगाकर 2-2 फीट का गैप मेंटेन कर लिया। अब रनिंग करते हुए पहुंच जाओ। अब भाई बच्चे रनिंग करते हुए सारे पहुंच गए, तो तुरंत पहुंच गए वो, 15 मिनट लगी उनको। अब मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा भाई 50 बच्चे मेरे पास, जाओ भाई पहुंच जाओ वहां पे। अब सब भग रहे हैं, पीछे वाला सोच रहा है यार मैं आगे भग जाऊं, आगे वाला सोच रहा है मैं आगे, तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं। और अगर एक गिर गया बीच वाला, तो पीछे वाले आकर के वो भी गिर रहे हैं। तो क्या हो रहा है उनके अंदर? टर्बुलेंस, विशुद्ध प्रवाह। कोई यहां भग रहा है, कोई यहां भग रहा है, बेतरतीब तरीके से भग रहे हैं और आगे वहां पर पहुंच भी नहीं पा रहे जल्दी, ठीक है। उनके फ्रिक्शन, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, भिड़ रहे तो एनर्जी लॉस हो रही है फ्रिक्शन के कारण, तो लॉस भी एनर्जी का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सारे नुकसान हो रहे हैं। इस प्रकार जो प्रभाव होता है, जिसमें वो एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसफर करते हुए, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मान लो पीछे वाला था वो तेज भगना चाह रहा है, उसने आगे वाले को धक्का दिया, तो वो एकदम झटके से आगे के ऊपर गया, अगले वाले स्टूडेंट के ऊपर, अगला वाला और तेज भगने लग गया उसके झटके से, भाई वो भगता भगता फिर क्या हुआ, एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसफर करते हुए ये बह रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो, जो विशुद्ध प्रवाह, जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता, बेतरतीब तरीके से बह रहे। तो आपने जो भी रियल लाइफ में देखे हैं फ्लो, सारे क्या होते हैं? लगभग टर्बुलेंट फ्लो। जैसे रियल लाइफ की बता रहा हूँ भाई, अपन ने पानी काम में ले लिए, कपड़े धो लिए, और मम्मी ने क्या किया, बाल्टी फेंक दी छत पे पानी की, तो क्या है, यूं ही गए पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स यूं, विशुद्ध प्रवाह। तो ये होते हैं हमारे टर्बुलेंट फ्लो। तो जो टर्बुलेंट फ्लो होता है जनरली अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अपन इन दोनों को लिख लेते हैं, डिटेल में इनकी एक यूनिट रहेगी, अपन उसको देखेंगे वहीं जहाँ पर अपन यूनिट पढ़ेंगे। तो लैमिनार फ्लो के बारे में लिखता हूँ पहले आपको। यह फ्लूइड का वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स एक निश्चित पैटर्न में लेमिना का मतलब लेयर के रूप में बहते हैं, ठीक है भाई। इसे विस्कस फ्लो भी कहा जाता है। लास्ट जो है टाइप ऑफ फ्लो है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं। यह फ्लूइड का वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स इर्रेगुलर पैटर्न में एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसफर
करते हुए मूव करते हैं। यह फ्लो सामान्यतः अनस्टेडी होता है। ठीक है भाई, तो ये अपने टाइप ऑफ फ्लो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं फ्लो पैटर्न कि जो फ्लो के पैटर्न होते हैं कौन कौन से होते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। आई होप कि आपको अभी तक ये यूनिट के सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मैं देखो इस यूनिट को बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके ऊपर से ना जाए यूनिट। इस यूनिट से सब कोई हिचकिचाते हैं, काफ़ी लोग इसको स्किप भी कर देते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। भी तो और भी टर्म्स आनी है आगे। इससे जो अगला लेक्चर रहेगा ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपके लिए कठिन रहेगा। उसमें क्या पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है, बट यू डोंट नीड टू फियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग है अपनी क्या, टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न। फ्लो पैटर्न कौन कौन से होते हैं? अब भैया हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारे फ्लूइड है उसमें फ्लो कितने प्रकार का होता है, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब हमें देखना है कि तो स्टेडी फ्लो है वो कैसा होगा, वो किस पैटर्न में होगा, किस तरह से उसका बहाव होगा, दिखने में कैसा होगा। तो जैसे अगर मैं कहूँ आपको, जैसे विमन के जो हेयर्स होते हैं ऐसी लेयर में होते हैं, यूँ अपनी मम्मी वगैरह के, दादी किसी के भी ऐसे होते हैं लेयर्स ऐसे। तो उसमें देखो एक जो आपको बाल दिख रहे हैं 5-6 बाल, वो ऐसे ही जा रहे हैं, सारे बाल एक साथ एक ही पैटर्न में यूँ जा रहे हैं ऐसे, इस तरह से। तो सभी इसी लेयर के अंदर है जितने बाल हैं। इसके पैरेलल में बाल है वो भी ऐसे ही है, उसके पैरेलल में भी ऐसे ही। तो सभी बाल आपको ऐसे दिख रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, यार ये सारे एक जैसे पैटर्न, और स्टडी तो है ही, मतलब वो क्या सारे बाल स्टडी रुके हुए दिख रहे हैं। ठीक है, स्टडी। ऐसी पानी की बात करें, पानी मान लो ऊपर से ऐसे ही बह रहा है बिल्कुल। तो अगर हम दूर से देख रहे हैं तो हमको लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ है ये जो रुकी हुई दिख रही। पास जाके देख रहे हैं तो पानी बह रहा है, क्योंकि भाई इसका आपको डेप्थ तो कम ज़्यादा दिख नहीं रही, फिक्स हो चुकी है। तो ये स्टडी है फ्लो। अब हमें देखना है कि स्टडी के अंदर ऐसे लहरदारी पैटर्न कौन सा, इसको बोलेंगे अपन स्ट्रीम लाइन पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है जिसमें सभी एक ही लाइन के रूप में ऐसे बहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से बह रहे हैं, वो क्या है हमारा स्ट्रीम लाइन पैटर्न। तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, वो बताती है हमारे फ्लो जो है उसके पैटर्न को बताती है कि फ्लो जो है किस तरह से हो रहा है। तो मान लीजिए पानी ऐसे है तो ऐसे ही तो बहता है ऐसे, तो किस तरीके से बह रहा है, कैसे बह रहा है, वो कौन बताता है, ये पैटर्न बताते हैं हमारे। तो 4 है हमारे स्ट्रीम लाइन, दूसरा है हमारा स्ट्रीम ट्यूब, एक ही चीज़ है दोनों, अलग अलग नहीं है। तीसरा हमारा क्या है, वो है हमारा एक स्ट्रीक लाइन, फिलामेंट लाइन, ठीक है, फ्लो लाइन, पाथ लाइन। तो 4 हैं हमारे। तो इन चारों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन जनरली क्या होती है, वो इस तरह के पैटर्न को ही दर्शाती है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसके पैरेलल में और भी होंगी ऐसी, देखो ये काफ़ी सारी 5 उंगलियां दिख रही है आपको, तो 5 लाइन ऐसे बह रही है। ये हमारा स्ट्रीम लाइन है। तो स्ट्रीम लाइन जनरली क्या होती है, इन लाइन पर ये वो लाइन होती हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर, एक चीज़ तो ये बता ही रही है पैटर्न को, दूसरा क्या बता रही है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई टेंजेंट खींचोगे ना, ऐसे ही मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो ये आया, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो ये आया, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो ऐसे डायरेक्शन आई। तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, उस पॉइंट पर, ये पॉइंट नंबर 1 2 3, उस पॉइंट पर फ्लो की डायरेक्शन को बताता है। तो स्ट्रीम लाइन वो लाइन होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, पहली बात तो जो फ्लो के पैटर्न को बताती है, और इसके किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, उस पॉइंट पर फ्लो की जो वेलोसिटी है, उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो इसकी इक्वेशन भी होती है खुद की, ठीक है, u dy माइनस वी डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये होती है हमारी स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन के बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद फिर आती बात हमारी स्ट्रीम ट्यूब की। तो स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है, तो आपको दिखा दी मैंने। अब मान लीजिए मेरे पास कोई पाइप है, ये आपको पाइप दिख रहा है, ये पाइप ऐसे है, ठीक है। तो इस यहाँ पर एक खुला हुआ है, तो अंदर से पानी आया, तो पानी बाहर एक लेयर ऐसे तो निकलेगा बिल्कुल जेट की तरह, या फिर इस तरह से पानी, नल है तो नल तो ऐसे ही रहता है, उसमें पानी निकलता है वो जेट की तरह निकलेगा, बिल्कुल सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो उस जेट की चारों तरफ की जो आपको दिख रहा है, चारों तरफ की जो लेयर है, एक जो लेयर यूँ निकलेगी इस तरह से, वो एक लेयर जो अपने एटमॉस्फेयर से टच है,
लिक्विड के वो पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर टच है वो एक लेयर ही तो होगी, उस लेयर के अंदर के जो पार्टिकल है वो तो अंदर वाले पार्टिकल्स टच हैं, और बाहर वाली लेयर के पार्टिकल्स टच हैं, वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा हूं कौन सी लेयर की, जो आउटर मोस्ट लेयर है जो एटमॉस्फेयर की एयर से टच है, अटैच्ड है, तो वो वाली जो लेयर है उस लेयर की अपन बात कर रहे हैं। तो वो क्या है एक्चुअल में, एक तरह से स्ट्रीम ट्यूब की तरह काम करती है। देखो ये मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा, तो ये अपनी स्ट्रीम ट्यूब है, ठीक है। तो स्ट्रीम ट्यूब और उसमें क्या अंतर है स्ट्रीम लाइन में? स्ट्रीम लाइन तो क्या है, वो केवल किसी भी फ्लो की हो सकती है, लेकिन स्ट्रीम ट्यूब क्या है, जो अपना एक पर्टिकुलर एक सर्कुलर या अपना कोई क्लोज्ड जो लाइन है, क्लोज्ड लाइन, ये क्या है क्लोज्ड लाइन तो होगी, तो क्लोज्ड लाइन से गुजर रही स्ट्रीम लाइंस के ग्रुप को, क्लोज्ड लाइन ऐसे था, उसमें से बहुत सारी स्ट्रीम लाइन यूँ गुजर रही है इस तरह से, ठीक है। तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास देखो एक सेक्शन तो ऐसा है बिल्कुल, ठीक है, ये मेरी चिनाई हो रखी है, तो पानी बह रहा है इतना, इसके ऊपर जो लाइन इस तरह से तो आएंगे, इसके ऊपर पानी ऐसे बह रहा है, इतना पानी है, तो इसके ऊपर की लेयर पर जो लाइन जा रही है वो ऐसे जा रही है, तो ये क्या, ये तो स्ट्रीम लाइन है, केवल वो लाइन कहाँ पर से गुजर रही है, ऊपर ऊपर से। एक क्या कोई ट्यूब है, उस ट्यूब में से कोई भी पाइप है, पाइप में से पानी निकल रहा है ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, तो इसके चारों तरफ से यूं बाहर की तरफ ऐसे कोई लेयर निकल रही है, तो वो सर्कुलर जो हमारा ये सर्कुलर बजाय कैसे क्लोज्ड जो हमारा एरिया है या क्लोज्ड लाइन से गुजर रही जो हमारी स्ट्रीम लाइंस हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे अपन स्ट्रीम ट्यूब बोलेंगे, क्योंकि वो एक तरह से स्ट्रीम लाइन की एक ट्यूब बन जाती है, ठीक है ना। तो वो होते हैं हमारे स्ट्रीम ट्यूब। उसके बाद फिर मैं पाथ लाइन को बाद में बताऊंगा, पहले इन दोनों के बारे में लिख लेते हैं अपन। और स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन इंपॉर्टेंट है भाई, तो स्ट्रीम लाइन के बारे में लिखते हैं। यह एक इमेजनरी लाइन होती है जो फ्लो के पैटर्न को दर्शाती है, ठीक है भाई। इस लाइन के किसी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर क्या बताता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। और स्टेडी फ्लो जो होता है ना, उसके लिए अपनी स्ट्रीमलाइन फिक्स्ड होती है। मतलब स्टेडी फ्लो कौन सा होता है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही प्रॉपर्टीज़। तो अगर प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, डेप्थ वगैरह, जैसे अगर पानी ऐसे बह रहा है और ये स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि इसकी जो डेप्थ ना, ये 10 बजे भी उतनी थी, 12 बजे भी उतनी, यहाँ पर डेप्थ हर जगह डेप्थ वगैरह सेम है। तो आप इसको 2 बजे आके देखोगे तब भी ऐसा दिखेगा, 3 बजे देखोगे तब भी ऐसा फ्लूइड दिखेगा, मतलब स्टेडी रुका हुआ दिखेगा। तो स्टेडी फ्लो है हमारा। तो स्टेडी फ्लो के लिए जो स्ट्रीम लाइन हुई, ये ऊपर वाली लाइन ही तो होगी ऐसे, तो ये वो क्या हो जाती है, फिक्स ऐसी रहेगी। वो ऐसी नहीं हो सकती, ना फ्लैट हो सकती, वो क्या होती है, हर एक स्टेडी फ्लो के लिए फिक्स है। अगर ये स्टेडी फ्लो मान लो हमारा ऐसा होता, तो ऐसी कैसी रहती है वो हमेशा। तो स्टेडी फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन हमारी क्या होती है भाई, फिक्स होती है। तो पहले तो मान लीजिए अपना ये स्ट्रीम लाइन है, इसके किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लो, इस पर मैंने टेंजेंट खींचा, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो ये है, और ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये हैं हमारी स्ट्रीम लाइन, ठीक है। ये हमारी स्ट्रीम लाइन थी। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम
लाइन यू डी वाई माइनस वी डी एक्स बराबर 0, या फिर आप इसको इधर की तरफ भेज दोगे तो u अपॉन ये वी डी एक्स इधर चला जाएगा तो डी एक्स तो इधर आ जाएगा और डी वाई उधर, u अपॉन डी एक्स माइनस वी अपॉन डी वाई बराबर 0, या फिर ये कहा जाए एक ही बात है। तो दोनों हमारी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है। एक नोट और है वो लिख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था अभी। स्टडी फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन फिक्स होती है। स्टडी फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन कैसे होंगी हमारी, फिक्स रहेंगी। अब मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसको उतार लेंगे, मैं इसको मिटाता हूँ। सेकंड लिखेंगे स्ट्रीम ट्यूब, सेकंड है हमारी कौन सी, स्ट्रीम ट्यूब। ये स्ट्रीम लाइन की तरह ही है भाई, किसी क्लोज्ड लाइन से गुजर रही स्ट्रीम लाइन के ग्रुप को स्ट्रीम ट्यूब कहा जाता है। ये क्या है भाई हमारी, स्ट्रीम ट्यूब। तो ये होती है हमारी स्ट्रीम ट्यूब। अब हम देखते हैं पाथ लाइन। थर्ड कौन सी लाइन है, पाथ लाइन। स्ट्रीम लाइन कभी भी खुद को या दूसरी स्ट्रीम लाइन को कभी भी काटती नहीं है, ठीक है ना। तो अपन इस लाइन को अपन लिख भी सकते हैं, आप ऊपर ही लिख लेना भाई, स्ट्रीम लाइन जहाँ पे लिखा है ना वहीं पर लिख लेना आप कहीं पे भी, कि स्ट्रीम लाइन खुद को व दूसरी स्ट्रीम लाइन को कभी नहीं काटती, ठीक है ना, उसके पाथ को कभी नहीं काटती। बात आती है पाथ लाइन की। तो पाथ लाइन क्या होती है, अब की बार पहले तो क्या था, हम पूरे पूरे पैटर्न को देख रहे थे, पूरे पूरे फ्लो को देख रहे थे। अब की बार हम क्या देखेंगे, अब की बार हम देखेंगे कि हमने किसी एक पर्टिकुलर हमने पार्टिकल पकड़ लिया। मान लीजिए किसी कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से भाई कोई पॉइंट है, हमने तो केवल एक पार्टिकल पकड़ लिया। ये पार्टिकल यहाँ से बह रहा था पानी के साथ, इसको हमने पकड़ लिया। अब ये यूँ जा रहा है, यूँ हो सकता है ये दोबारा वापस चला जाए पीछे, फिर आगे चला गया, फिर ये आगे पीछे चला गया, फिर यूँ जा करके। तो ये हमने उस पार्टिकल को पकड़ लिया और उस पार्टिकल के पाथ को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। उस पार्टिकल के पाथ को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे अपन, पाथ लाइन। तो पाथ लाइन क्या बताती है, नाम में ही है, ये लिक्विड के किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के पाथ को दर्शाती है, ठीक है ना। और ये जो लाइन होती है हमारी पाथ लाइन, वो क्या करती है, वो खुद को और जो दूसरी पाथ लाइन है, मान लो कोई दूसरा पार्टिकल है उसकी ये पाथ लाइन है, खुद की पाथ लाइन को भी काट सकती है और जो दूसरा पार्टिकल है उसकी पाथ लाइन को भी काट सकती है। दोनों ही चीज़ें अपनी हो सकती हैं। कौन से वाले केस के अंदर, ये अपने पाथ लाइन के अंदर, कि ये अपने खुद के पार्टिकल को भी पाथ को भी काट सकती है और दूसरे पार्टिकल के पाथ को भी काट सकती है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, पाथ लाइन में अपन लिखेंगे भाई, पाथ लाइन में पहले अपन इसको मिटाते हैं। स्ट्रिक लाइन भी इसी से थोड़ा सा रिलेटेड, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो तीसरा अपन लिखेंगे, एक सेकेंड,
लिखेंगे इसमें, यह भी इमेजनरी लाइन होती है जो किसी फिक्स्ड पार्टिकल द्वारा तय किए गए पाथ को दर्शाती है। यह लाइन खुद के व दूसरे पार्टिकल के पाथ को काट सकती है। खुद के पाथ को भी काट सकती है और दूसरे पार्टिकल के पाथ को भी काट सकती है। ये होती है हमारी पाथ लाइन। नेक्स्ट है हमारी लास्ट स्ट्रीक या फिलामेंट लाइन। इसका मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। तो वही स्ट्रिक लाइन का एक बार डायग्राम।
देखो भाई, अब इसको अपन समझते हैं स्ट्रीक लाइन। पाथ लाइन में क्या था, पाथ लाइन में तो हमारा जो पार्टिकल था वो फिक्स था कि भाई यहां से एक पार्टिकल निकला, ये पार्टिकल नंबर भी वन, पहले वाले पार्टिकल का पाथ है, मैं इसे लिख देता हूं, ये 1 नंबर पार्टिकल का पाथ है। ये जो आपको मैंने पाथ दिखाया ना, ये 1 नंबर का पार्टिकल पाथ है, ये 2 नंबर के पार्टिकल के 3 नंबर 4 नंबर। तो ये हमारा पॉइंट है, ये मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है, वहां से धुआं निकल रहा है, धुआं भी तो हमारा क्या है, फ्लूइड है। तो यहां से जो पहला जो पार्टिकल था उसका पाथ ये था, पहले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल का पाथ ये था, तीसरे का ये था, चौथे का ये था। तो जो ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन है हमारी, पाथ लाइन, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो ये कौन सी हमारी, ये है पाथ लाइंस, ये जो ब्लैक वाली जितनी भी दिख रही है, ठीक है। अब बात आती है हमारे कौन सी, कि आप इमेजिन करो जब मेरा पहला पार्टिकल निकला था वो 0 सेकंड पे निकला था, यहां से 1 सेकंड पे यहां पहुंच गया, 2 सेकंड पे यहां पहुंच गया, पहला पार्टिकल बात कर रहा हूं, 3 सेकंड पे यहां, 4 सेकंड पे यहां, 5 पे यहां, 6 पे यहां, चलता गया पहला पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल, जब ये निकला था पहला पार्टिकल, तो दूसरा पार्टिकल अंदर ही था, और जब ये पहला पार्टिकल एक सेकंड बाद यहां पहुंचा, तब जाकर के दूसरा जो पार्टिकल था मेरा इस मुहाने पे पहुंचा, इस माउथ पे पहुंचा। कौन सा, दूसरा पार्टिकल। तीसरा और चौथा पार्टिकल तो है ही नहीं, वो तो पीछे ही, अभी तो वो आए नहीं, ओरिजिनेट ही नहीं हुए। और जब मेरा पहला पार्टिकल यहां पहुंच गया 2 सेकंड बाद, तो फिर अगला पार्टिकल जो मेरा है, दूसरा पार्टिकल, वो यहां पहुंच गया, ठीक है। जब 2 सेकंड हो रहे थे तब ये वाला पार्टिकल तो यहां पहुंच गया पहला पार्टिकल, और ये केवल यहां तक पहुंच पाएगा। 3 सेकंड पे ये यहां पहुंच गया, ये पीछे ही रहेगा इसके। 4 सेकंड पे पहला पार्टिकल आगे, ये उससे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये बात क्लियर है। अब बात करें तीसरे पार्टिकल की, तो तीसरा पार्टिकल इससे भी पीछे रहेगा, दूसरे वाले से। जैसे ही एक से पीछे है ना, जस्ट 1 सेकंड तो पीछे है एक से, कौन सा पार्टिकल, दूसरा। ऐसे ही तीसरा पार्टिकल दूसरे से जस्ट 1 सेकंड पीछे है। जब ये 1 सेकंड पे निकला है ना, तो वो अंदर था पार्टिकल, और जब ये वाला दूसरा पार्टिकल दूसरे सेकंड पे यहां पहुंचा, तो फिर तीसरा पार्टिकल मेरा दूसरे सेकंड पे यहां पर पहुंच गया। और जैसे ही मेरा दूसरा पार्टिकल तीसरे सेकंड पे यहां पहुंचा है, तो मेरा तीसरा पार्टिकल तीसरे सेकंड पे यहां पहुंच गया, मतलब 1 सेकंड थोड़ा सा पीछे चल रहा है वो। ऐसे चौथा पार्टिकल हो गया भाई। चौथा पार्टिकल कब निकलेगा, 3 सेकंड पे तो निकलेगा वो यहाँ से, और 4 सेकंड पे यहाँ पहुंचेगा, 5 सेकंड पे यहाँ पहुंचेगा, जबकि वो वाला है। तो ये वाला पार्टिकल इससे 1 सेकंड पीछे, ये वाला इससे 1 सेकंड पीछे, ये वाला इससे 1 सेकंड पीछे, कहा जाए ये वाला इससे 3 सेकंड पीछे है, ठीक है ना, 1 2 3 सेकंड पीछे। अब क्या है, मैं तो देख रहा हूं कि भाई पर्टिकुलर सेकंड पे, कि 3 सेकंड पे इन तीनों के पाथ को मिला रहा हूं मैं। देखो 3 सेकंड ये रहा, 3 सेकंड पे ये वाला पार्टिकल तो यहां था, ये वाला इससे पीछे था, ये वाला इससे पीछे, और ये वाला इस पॉइंट पे ही पहुंचा है। तो इस 3 सेकंड के पाथ को मैंने मिला दिया ऐसे। तो ये जो पाथ दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रीक लाइन या फिर फिलामेंट लाइन। 4 सेकंड पे मैंने पाथ को मिलाया, देखो चारों पार्टिकल के, इसको बोलेंगे स्ट्रीक या फिलामेंट लाइन। तो ब्लू लाइन कौन सी है हमारी, ब्लू लाइन है हमारी स्ट्रीक लाइन। इतना सी बात थी हमारी स्ट्रीक लाइन की। अब बात क्या है कि इन दोनों में अंतर क्या है, पाथ लाइन तो केवल एक पार्टिकल के पाथ को बता रही है, जबकि स्ट्रीक लाइन क्या बता रही है, इस वाली लाइन में क्या है, फिक्स, क्या है, फिक्स्ड पार्टिकल, पार्टिकल फिक्स है, कि एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, उसके पाथ को देखेंगे। ये दूसरे पार्टिकल की पाथ लाइन। यहां पर पार्टिकल फिक्स नहीं, पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर क्या फिक्स है, पॉइंट फिक्स है, कि फिक्स्ड पॉइंट से निकल रहे पॉइंट फिक्स हो चुका है, फिक्स्ड पॉइंट से निकल रहे पार्टिकल्स के पाथ को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीक लाइन बोलेंगे। तो स्ट्रीक लाइन के बारे में लिखता हूं, किसी फिक्स्ड पॉइंट से निकल रहे डिफरेंट पार्टिकल्स के पाथ को मिलाने वाली रेखा पाथ लाइन कहलाती है, सॉरी स्ट्रीक लाइन कहलाती है, स्ट्रीक लाइन कहलाती है। यह तो यहां पर फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, यहां पर पॉइंट फिक्स्ड है। अब अपन लिखेंगे नोट। नोट में क्या लिखेंगे कि भैया अगर हमारा स्टेडी फ्लो है ना, तो स्टेडी फ्लो के लिए जो पैटर्न है, फ्लो पैटर्न है, वो स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीमलाइन पैटर्न तीनों ही सेम होते हैं।
किसके लिए? स्टेडी फ्लो के लिए। तो अगर कोई स्टेडी फ्लो है ना तो उसके लिए पाथ लाइन भी ऐसी बनेगी, और यही हमारी क्या होगी? स्ट्रीक लाइन होगी, और यही हमारी पाथ लाइन होगी, यही हमारी स्ट्रीम लाइन होगी। किसके लिए? स्टेडी फ्लो के लिए। उसको अपन लिख देते हैं स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन कॉमा पाथ लाइन व स्ट्रीक लाइन तीनों सेम पैटर्न शो करती हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बनता है ये स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए या फिर स्टेडी फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन और ये डिफरेंट डिफरेंट होंगी, सेम होंगी, ये बेहतर बनेगा, इस तरह से आपका ऑप्शन होगा। तो क्या है? तीनों सेम बात शो करती है। मैं इसको मिटाता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ भाई। अब अपन लिखेंगे क्या? नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं अपन कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कौन सी होती है। देखो भाई, आपके जो काम आने वाले ना पूरे पूरे फ्लूइड डायनामिक्स में आगे, वो कौन सी इक्वेशन काम आएगी? हमारे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन काम आएगी। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती क्या एक्चुअल में? पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसका डेरिवेशन देखेंगे अपन किस तरह से आती है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो क्या होती है? ये अपने मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित होती है कि जो हमारा मास होता है, ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी भी जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय, ना तो अपन मास को बना सकते हैं और ना ही अपन खत्म कर सकते हैं। और अब अगर अपन बात करें, ये तो अपनी जनरल बात थी, अब अगर अपन बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका क्या यूज़ होगा, अपन कैसे बताएंगे? ना तो अपन भाई मास को उत्पन्न कर सकते, ना ही खत्म कर सकते, दोनों ही चीज़ है। तो खत्म क्यों नहीं कर सकते सर? भाई ये मास है सर, अपन ने तो बनाया मारकर, अरे अपन ने तो बनाया है, ठीक है। कुछों के माइंड में तो क्या आएगा, सर आप तो कह रहे हो कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है ना तो अपन मास को अपन क्रिएट कर सकते, मतलब अपन बना ही नहीं सकते। तो एक तो कह रहा है सर बना तो सकते हैं, ये मारकर अपन ने तो बनाया है, और दूसरा क्या कह रहा है कि सर आपने कहा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लाओ मार कर दो, मैं इसको जला देता हूँ, डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। भाई आप दोनों ही ठीक हो अपनी जगह, लेकिन आपको गहनता नहीं पता, आपको तो अगला नहीं पता और आपको पिछला नहीं पता, मतलब आप दोनों एक्सट्रीम चीज़ों से दूर हो। अगला पिछला मतलब भैया ये मास अपने आप बना क्या? ये मार्कर अपने आप तो बना नहीं, मार्कर कैसे बनाइए? किसी न किसी चीज़ से बनाए, तो वो मास इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बस ट्रांसफॉर्म हो गया, अपन ने उसको, भाई प्लास्टिक था उसको अपन मास का रूप दे दिया बस, ठीक है। तो ये जो मास है अपना, ये जो मार्कर बना है, ये किसी मास से मिलकर बना है, वो मास पहले से कहीं ना कहीं से आया, तो मतलब वो ट्रांसफॉर्म होती जा रही चीज़ें। इसको मैंने जला दिया तो कुछ तो थोड़ा लिक्विड सा पदार्थ रह जाएगा और कुछ उड़ जाएगा, तो वो मास भी प्रकृति में जा चुका है, तो मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन अपन उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं परमानेंटली, ना तो खत्म कर पा रहे हैं ना ही अपन बना पा रहे हैं। जो पहले से मौजूद है उसी को अपन ट्रांसफॉर्म, रिसाइकल चल रहा है। तो मास को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही अपन खत्म कर सकते हैं। कौन कहता है? मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है। तो यही अपना कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इसी पर आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन कैसे यूज़ करेंगे इसका इस तरह से यूज़ करेंगे कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अपना फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उस फ्लो में कोई भी सेक्शन लेता हूँ तो किसी भी सेक्शन पर जितना एंटर कर रहा है ना फ्लूइड, उतना ही एग्जिट करेगा। एंटर का मतलब क्या है? मास आया, मतलब एक तरह से क्रिएट, अपन क्रिएट तो कर नहीं सकते, जितना आया है उतना ही जाएगा। किसी सेक्शन पर एंटर किया गया फ्लूइड लीविंग उस सेक्शन से निकले हुए फ्लूइड के बराबर होगा, सही बात है।
ये प्रिंसिपल यही तो कहता है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा। क्यों? जितना इनपुट उतना आउटपुट। क्यों? कि भाई वैसे तो क्या होता है, जितना इनपुट देते हैं आउटपुट हमेशा कम होता है, कुछ ना कुछ कम हो जाता है, लेकिन यहाँ कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है कि अपन डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, और डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते तो आउटपुट अपना कम हो ही नहीं सकता। ये होता है हमारा कौन सा प्रिंसिपल। तो मैं इसके बारे में स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, और इसका जो अपना डेरिवेशन होगा उसको अपन नेक्स्ट मिनट में देख लेंगे। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। क्वांटिटी इक्वेशन का क्या है? यह इक्वेशन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित होती है, जिसके अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अपन क्या स्पष्ट होता है? अतः किसी सेक्शन पर इसके अनुसार किसी सेक्शन पर एंटर हुआ फ्लूइड उस सेक्शन से निकले, उल्टा लिखना पड़ेगा अपन को, किसी सेक्शन से निकला, किसी सेक्शन से निकला फ्लूइड उस सेक्शन से एंटर हुए फ्लूइड के बराबर होता है। ठीक है भाई, किसी भी सेक्शन से एंटर हुआ, कोई सेक्शन मान लो ये है, तो ये सेक्शन मान लो XX है, एंटरिंग फ्लूइड, और ये कौन सा अपना उस सेक्शन से ये अपना लीविंग फ्लूइड निकल रहा है जो इस सेक्शन से। लीविंग फ्लूइड इज इक्वल्स टू एंटरिंग। लीविंग फ्लूइड किसके बराबर होगा? एंटरिंग फ्लूइड। दोनों बराबर होंगे। इसकी जो डेरिवेशन है, जो भी इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस में लिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि आगे इसके बिना कोई काम नहीं है हमारा। पढ़ा होगा ना आपने A1 B1 बराबर A2 वो यही है, इसको पढ़ेंगे फर्दर। थैंक यू सो मच।